हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका आज का चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आज मैं आप लोगों को ऐसे अनुसूची को पढ़ा दूंगा कि आप लोग सच में एकदम दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल अनुसूची पढ़ाई जाए 10-15 मिनट में तो वो तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ने का मतलब है, एग्जाम वाले से पढ़ने का मतलब है कि आपको दोबारा कभी भी किसी भी बुक से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और आपको यहीं पढ़ते पढ़ते साथ के साथ याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां मतलब संविधान को 8 एक तरह से पार्ट में बांटा हुआ था उस समय के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर 4 और संशोधन किए गए और 4 और अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार आज के डेट में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, अब इन अनुसूचियों को हम लोगों को याद करना होता है कि कौन सी अनुसूची में कौन सी चीज है। उसको याद करने के लिए मैंने दो तरीके बनाए हैं, जो कि जैसे मैं याद रखता हूँ और यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। देखिए, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें, कोई खिलाड़ी अगर क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या कोई भी स्पोर्टिंग गेम खेल रहा है, तो आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? दिन में 12 बजे खेलने में। क्योंकि उस समय क्या होता है, सूरज एकदम सर पर होता है। ठीक है, तो धूप आ रही होती है, तो पसीना ज़्यादा होता है, तो प्लेयर्स को दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या होता है, दिन में 12 बजे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और देखिए, प्लेयर क्या चाहता है, सूची मतलब क्या होता है, लिस्ट होती है जिसमें प्लेयरों के नाम होते हैं, पहली रैंक पे कौन प्लेयर है, दूसरी रैंक पे कौन है, पहले पे विराट कोहली, दूसरे पे रोहित शर्मा, इस तरह से सूची होती है, रैंक होती है। तो हर स्पोर्ट्समैन चाहता है कि उसकी सूची में उसका नाम रहे, पहले दूसरे तीसरे, या जो भी जिस अकॉर्डिंग भी वो खेलता है उस अकॉर्डिंग उसका सूची में नाम रहे। तो उस अनुसूची से आपको याद रहेगा, सूची में नाम चाहिए। ठीक है, किसको चाहिए, प्लेयर को चाहिए। अब प्लेयर जब गेम खेलते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है? 12 बजे, दिन में जब 12 बजते हैं दोपहर के, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि धूप एकदम सर पे होती है, पसीना हो रहा होता है। बस आपको इतना, जहाँ पे भी आप अनुसूची देखेंगे, सूची देख के आपको प्लेयर की याद आएगी कि सूची में प्लेयर को अपना नाम चाहिए। और उसके बाद आपको याद रहेगी ये लाइन। आप ये लाइन केवल याद रखिए, स्पोर्ट्स स्लैप 12 PM। स्पोर्ट्स मतलब क्या हुआ, खेल, गेम। स्लैप मतलब क्या हुआ, थप्पड़ मारना। ठीक है, और 12 PM मतलब क्या हुआ, दिन के 12 बजे। तो स्पोर्ट्समैन को दिन के जो 12 बजे हैं, ठीक है, थप्पड़ लगता है। किसका थप्पड़? धूप का थप्पड़, या थकावट का थप्पड़, या पसीने का थप्पड़। ठीक है, स्पोर्ट्स स्लैप 12 PM। इस 12 से हम लोग क्या जान रहे हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर कभी भूल जाए कि स्पोर्ट्स लैब 12 PM तो पढ़ा था, लेकिन किस चीज़ के लिए पढ़ा था, तो ये किस चीज़ के लिए पढ़ा था, 12 देख के आपको पता चल जाएगा। 12 अनुसूची है, तो अनुसूची के लिए पढ़ा था। बाकी सूची देख के आपको प्लेयर का याद आएगा, सूची में प्लेयर को अपना नाम चाहिए और आपको तुरंत याद आ जाएगा, स्पोर्ट्स लैब 12 PM। अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको याद रखने का। बाकी स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिए। तो आपने इतना देख लिया, अब देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या स्पेलिंग है, SPORTS। ठीक है, तो एस से क्या होता है, यहाँ पर देखिए, स्पोर्ट्स में एस से होता है स्टेट। तो पहली अनुसूची में क्या है, स्टेट की चर्चा की गई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची, दूसरा शब्द क्या है, पी। पी से क्या है, पेमेंट, वेतन। ठीक है, तीसरा वर्ड क्या है, ओ। ओ से क्या है, ओथ, यानी कि शपथ, शपथ दिलाएंगे। चौथा वर्ड क्या है, आर। आर, तो आर से क्या है, राज्यसभा। ठीक है, पांचवा वर्ड क्या है, टी। तो टी से क्या है, ट्राइबल। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा इसमें क्या है, ट्राइबल एरिया के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद छठा वर्ड क्या है, एस। एस से क्या है, स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स। ठीक है, आगे हम लोग अभी जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये पता चल जाएंगी सारी चीजें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आप याद कर लीजिए, स्पोर्ट्स में एस माने स्टेट, पी माने पेमेंट, ओ माने ओथ मतलब शपथ, आर माने राज्यसभा, टी माने ट्राइबल माने आदिवासी, और क्या कहते हैं, एस मतलब स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स। उसके बाद स्लैप, SLAP। एस से क्या हो गया, स्लैप में एस से हो गया शेड्यूल। एल से क्या हो गया, लैंग्वेज। ए से क्या हो गया, एसेट्स, या फिर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब नहीं, अमेंडमेंट नहीं करना है, आगे आप पढ़ लेंगे। 9 है ना, तो नो अमेंडमेंट। ठीक है, 9 है तो नो अमेंडमेंट। ठीक है, 10 से क्या है, 10 से है प्रिवेंट। प्रिवेंट माने रोकना, कोई कहीं जा ना पाए। ठीक है, ये दल बदल के बारे में है, तो कोई अब हमारे पार्टी का व्यक्ति कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, 10 नंबर। तो 10 में पी से क्या है, प्रिवेंट। ठीक है, और 12 PM। ठीक है, 12 तो हमने उन्हें दिन में याद रखने के लिए रखा है कि 12 बजे। PM मतलब, पी माने पंचायत, एम माने म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन। ठीक है, मतलब कि नगर निगम, इस जो शहरी निकाय होता है। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्पोर्ट्स स्लैप 12 PM। अभी देखिए, ये स्पोर्ट्स तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। एस माने स्टेट, पी माने पेमेंट, ओ माने ओथ, आर माने राज्यसभा, और टी मतलब ट्राइबल, और एस माने स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स। मैंने सबकी हिंदी भी लिख दी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो 7 से लेके 12 तक है, इनको याद करने के लिए मैंने एक और तरीका बनाया है। देखिए 7 को आप देख सकते हैं, 7 मतलब सातों शक्तियों का बंटवारा। 7 से साथ भी समझ में आता है ना, साथ, तो साथ में नहीं रहना है, बंटवारा करना है, ठीक है। जैसे लोग हमेशा बंटवारा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 8, 8 से भाषा का ठाठ, 8 से भाषा का ठाठ, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 8, 8 से भाषा का ठाठ, ठीक है। 9, 9 से नो संपत्ति नो संशोधन। हमको जैसे साधु संत होते हैं वो क्या कहते हैं, हमको कोई संपत्ति नहीं चाहिए, नो संपत्ति नो संशोधन, ठीक है। 9 से क्या याद रखेंगे, नो संपत्ति नो संशोधन, ठीक है। 10 से क्या कहेंगे, 10 से कहेंगे बस बहुत हुआ, अब दल बदल। अगर आप एक दल में हैं और आपका मन भर गया उस दल से, आपके ऊपर बहुत दबाव है कि कोई पोस्ट मत करिए, कोई बयान मत दीजिए, मीडिया में मत आइए, ऐसा कुछ है, तो आप क्या कहेंगे 10 में, 10 मतलब बस, ठीक है। 10 से बस जैसा सुनने में आ रहा है ना, तो बस बहुत हुआ, अब बदल लेंगे दल, ठीक है। अब दल बदल, ठीक है, तो मतलब अब दल बदल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और 11-12 आप याद रखेंगे, पंचायत और म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है, PM, ठीक है। पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपलिटी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन दोनों में आप कोई याद कर लीजिए, स्पोर्ट्स लैब 12 PM भी याद कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए। 7 से साथ नहीं रहना है, बंटवारा करना है। 8 से भाषा का ठाठ, 9 से नो संपत्ति नो संशोधन, 10 से बस बहुत हुआ, अब होगा दल बदल, और 11 और 12 जो है, 11 पंचायत और 12 म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपलिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसमें कभी दिक्कत हो 11-12 में कि पहले पंचायत है कि पहले म्युनिसिपलिटी है, देखिए पहले क्या आया, पहले गांव बना होगा ना, गांव धीरे धीरे विकसित होकर शहर बना होगा, तो 11 नंबर पे पंचायत है गांव का, 12 नंबर पे क्या है, म्युनिसिपलिटी, तो बाद में शहर बनता है, बाद में शहर विकसित होता है, तो 12 नंबर पे शहरी निकाय, तो पहले पंचायत और फिर शहरी निकाय, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आज आप लोगों को देखिएगा, अभी सारा हम लोग पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कितना मजा आएगा, ठीक है। और जो टॉपिक मैं पढ़ा दूं, जैसे अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आपके पुलिस, आपके आर ओ, इन आपके PCS, इस एग्जाम के पहले पहले मैं करवा दूंगा, इसी महीने महीने में करवा दूंगा, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और वैसे हाँ, एक बात और बता दूं, आज 1 जनवरी है, आज नया साल है। आप लोग सभी लोगों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, और आप लोग देखिएगा, हम लोग सबसे बेस्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग देख ही रहे हैं, जो लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं पता है कि क्या क्वालिटी मिलती है, जो लोग पढ़ रहे हैं आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ? चलिए तब हम एक एक करके सभी अनुसूचियों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो पहली अनुसूची यहाँ से देखिए, 1 से लेके 6 तक मैंने लिख दिया। देखिए 1 से 6 तक का और कोई तरीका नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या, SPORTS, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कैसे याद होगा, सूची जहां भी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सूची में तो प्लेयर अपना नाम रखवाना चाहता है, और प्लेयर को क्या होता है, स्पोर्ट्स स्लैप 12 PM। प्लेयर जो खेलते हैं उनको धूप का थप्पड़ लगता है 12 बजे, ठीक है, स्पोर्ट्स लैब 12 PM। तो स्पोर्ट्स तो आपको पहला याद ही रखना है, बाकी आप 7 से लेके 12 तक दूसरी वाली ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ये पहली वाली आपको रखनी है। तो एस से क्या है, स्टेट, तो पहली में क्या हो गया, एस से स्टेट, तो राज्य और राज्य संघ जो है क्षेत्र है पहली अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, पी से पेमेंट, पैसा देने का है, तो भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको क्या मिलेगा, वेतन और भत्ते और पेंशन मिलेगा, ठीक है। ओ से क्या है, ओथ, ओथ माने क्या होता है, शपथ, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। 4 नंबर पे क्या है, आर मतलब राज्यसभा, तो इसमें क्या होगा, राज्य और राज्य संघ के क्षेत्र के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यसभा में जो लोग आते हैं उनका प्रतिनिधित्व। 5 नंबर पे क्या, ट्री मतलब ट्राइबल, तो 5वें में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। और 6 नंबर पे क्या है, एस फिर है स्पोर्ट्स में, तो 6 नंबर पे एस से फिर क्या होगा, स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स को, कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया, उनके बारे में है। ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप उसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, मैंने देखिए क्या बनाया है। देखिए आपने देखा होगा, ये देखिए चारों पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, और यहाँ के लोगों को आपने देखा होगा तो इनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, चेहरा गोल होता है और गोरे होते हैं, ठीक है। तो इधर अगर आप इधर के इंडिया की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार,
इधर के लोगों की बात करेंगे तो हमसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं ये लोग। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त को लाया जो कि पूर्वोत्तर भारत का है, तो मेरी मम्मी देखेंगी तो वो कहेंगी कि ये कौन दोस्त है तुम्हारा, ये तो नॉर्मल दोस्त जो इधर का दोस्त नहीं लग रहा है, कहाँ का है ये। तो मैं अपनी मम्मी को कहूँगा कि जैसे हम अपनी मम्मी को अम्मा कहते हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा अम्मे, ठीक है, मतलब अम्मा, अम्मे, ठीक है, मित्री या मित्र, अम्मे मित्र, ठीक है, कि मम्मी मेरा मित्र है, अम्मे माने अम्मा और मित्र मतलब दोस्त, अम्मे मेरा मित्र है, ठीक है। याद रहेगा ना कौन से राज्य हैं, अम्मा पूछ रही हैं उधर के पूर्वोत्तर भारत, ये तो याद रहेगा आपको कि पूर्वोत्तर भारत के हैं, लेकिन वहां पर तो 8 पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे 7 सिस्टर्स और सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, सिक्किम को भी जोड़ देंगे तो 8 स्टेट हैं टोटल पूर्वोत्तर भारत में। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो इधर 8 स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें 7 सिस्टर्स हैं और एक सिक्किम है, ठीक है। 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है और एक सिक्किम उसमें एक्स्ट्रा है, 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं है। तो 8 राज्य हैं, उनमें से 4 हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे एग्ज़ाम में कि कौन-कौन से हैं। तो कैसे याद रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के हैं, वहाँ के लोग थोड़ी आँखें छोटी होती हैं, गोरे होते हैं, ठीक है। तो मम्मी पूछ रही हैं कि कौन मित्र हैं, ये तो तुम्हारे इधर के नहीं लग रहे हैं, कोई नए मित्र हैं? तो मैं कहूँगा अम्मे मतलब अम्मा, मित्र है मेरा, ठीक है। तो अम्मे मित्र, तो अ से क्या हो गया असम, मे से क्या होगा मेघालय, मी से क्या होगा मिज़ोरम और त्र से क्या होगा त्रिपुरा, ठीक है, याद रहेगा? ठीक है? मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग ऐसे पढ़ते जाइए, एग्ज़ाम में आपको देखिए ट्रिक तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको ट्रिक ऐसे याद रखना है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो उसको तुरंत आप पकड़ लें। तो ये सारी ट्रिक जो भी आप याद किया करिए वो उसी शब्द के अनुरूप याद किया करिए ताकि वो शब्द देख के आपको तुरंत याद आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सूची देखेंगे आपको तुरंत प्लेयर की याद आएगी, तो तुरंत आप स्पोर्ट्स पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? वैसे यहाँ पे 6वीं अनुसूची में आपको जैसे ये पता चल जाएगा, यहाँ पे जो 6वें नंबर पे एस से आपको ये पता चल जाएगा कि स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स है। ठीक है, तो स्टेट्स है तो कहाँ के स्टेट्स पूर्वोत्तर के, तो कौन कौन से हैं वो अमेय मित्री से आप याद कर लेंगे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा क्लास में। अगर मज़ा आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे भयंकर चीज़, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यकीन मानिए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको ना कि आपको लगेगा हाँ कुछ है। देखिए 7वीं अनुसूची, 7वीं के लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्लैब याद किया था, SLAP। एस से क्या होगा, एस से क्या होगा शेड्यूल मतलब सूची, एल से लैंग्वेज, ए से अमेंडमेंट, पी से क्या होगा, पी 10वें नंबर पे मतलब प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन है इसमें, रोकथाम है, ठीक है, किसकी दल बदल से रोकथाम, ठीक है। या फिर मैंने दूसरा तरीका भी बताया था जिसको मैं प्रीफर करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो तरीका, वो क्या तरीका है, उसमें आप याद रख सकते हैं 7 यानी साथ नहीं चाहिए, ठीक है, बंटवारा चाहिए, 7 7 शक्तियों का विभाजन, ठीक है, 8 8 भाषा की ठाठ, 9 संपत्ति, नो अमेंडमेंट, ठीक है, 10 बहुत हुआ बस अब होगा दल बदल, ठीक है। तो 7 शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, साथ नहीं चाहिए 7 विभाजन चाहिए, ठीक है। तो 7 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए इतना तो समझ गए। अब देखिए विभाजन 3 भागों में है, कैसे है, 3 अनुसूचियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। इस अनुसूची के अंदर 3 सूचियाँ, कौन सी, संघ सूची जिसको केंद्र सूची भी कहते हैं, केंद्र सूची कहते नहीं है, केंद्र के पास शक्तियाँ होती हैं, इनमें परिवर्तन की, इसलिए मैंने केंद्र लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। तो संघ सूची हो गई, दूसरा क्या होता है राज्य सूची, तीसरा क्या होता है समवर्ती सूची जिसमें राज्य सूची के भी अधिकार होते हैं और केंद्र सूची के भी अधिकार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आप लोग इसको रटते रहे होंगे, लेकिन मैं आज ऐसे समझा दूंगा कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको क्या लगता है कि ऐसे ही रख दिया गया होगा क्या, किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को संघ में और राज्य में और समवर्ती में, कोई तो कारण रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी जो मन जिसमें हुआ उसमें डाल दिया। तो कोई कारण रहा होगा, उस कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमको कारण समझ में आ जाए कि किस कारण की वजह से किसको किस में रखा गया है, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संघ सूची से। तो देखिए संघ सूची में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, आप जैसे ही एग्जाम में आएगा ना कि कौन सी चीज़ चीज़ किस सूची में है, आप लोग केवल देख के टिक कर देंगे, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको। कुछ चीज़ों में अपवाद है, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें वेरी इजीली आप कर पाएंगे। देखिए रेडियो और टेलीविज़न, देखिए आपने रेडियो में देखा होगा, रेडियो 8 एफएम पूरे इंडिया में सुना जाता है, ठीक है। इंडिया टीवी पूरे इंडिया में देखा जाता है, या जितने भी टीवी चैनल हैं उनको क्या कहा जाता है, नेशनल टेलीविज़न कहा जाता है, ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो रेडियो और टेलीविज़न जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया में वो टेलीविज़न दिखाई दे रहा है, पूरे इंडिया में वो रेडियो सुनाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है संघ सूची में होगा। शेयर बाजार, शेयर बाजार देखिए दलाल स्ट्रीट कहाँ है, मुंबई में है, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना। तो जब यहाँ नेशनल आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है नेशनल है, केंद्र सरकार के पास है।
डाकघर। डाकघर का आपने नाम देखा होगा, क्या लिखा रहता है टिकट पे? INDIAN, इंडियन, POST, पोस्ट, इंडियन पोस्ट। तो यहाँ पे इंडियन ही लिखा हुआ है, वो किसी राज्य के अंडर में कैसे हो सकती है? तो ठीक है, ये भी इंडिया का हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बचत बैंक या बैंक, बैंक से आपको समझ में आ गया। बैंक देखिए क्या है, बैंक क्या लिखा होता है? SBI। ठीक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IB, इंडियन बैंक। ठीक है, तो ऐसे बैंक में इंडियन पहले ही लगा रहता है ना, इंडियन बैंक, SBI। ठीक है, तो इस तरह के बैंक होते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडियन लगा हुआ है तो इंडिया का होगा, नेशनल होगा। जनगणना, देखिए जनगणना हर 10 साल पे होती है और भारत सरकार करवाती है। ठीक है, कि जनगणना हमारी वो तो हर 10 साल पे होती है, लेकिन इसमें जो जातीय जनगणना हुई थी वो लास्ट हुई थी 1931 में। तो 1931 में जनगणना हुई थी नेशनल लेवल पे। तो जनगणना कौन करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। बड़ा काम है ना, पूरे देश में होना है, पूरे देश की तादाद पता चलनी चाहिए ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं। जैसे पिछली जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग कितने हैं? 121 करोड़ हैं। ठीक है, तो नेशनल होगा, जाहिर सी बात है। बैंकिंग की बात हम लोग कर ही चुके हैं, बैंक जो है SBI वगैरह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन है। बीमा, बीमा की बात करिए, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है बीमा की? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया आ गया। ठीक है, LIC, इंडिया आ गया, तो जाहिर सी बात है नेशनल हो जाएगी। रक्षा, देखिए रक्षा जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, देश की रक्षा, वही राज्य की रक्षा थोड़ी करनी है कि एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण कर रहा है। कभी आपने सुना है मध्य प्रदेश ने यूपी के ऊपर आक्रमण कर दिया? नहीं। तो रक्षा देश की जाती है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आक्रमण कर देता है, चाइना इंडिया के ऊपर आक्रमण कर देता है, तो देश की रक्षा की जाती है। इसलिए रक्षा जो है देश का मामला होता है, नेशनल मामला होता है। कभी भी किसी आपने स्टेट में रक्षा मंत्री सुने हैं? नहीं, रक्षा मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, जो कि इस समय श्री राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री हमारे। विदेश मामले, विदेशी मामले जाहिर सी बात है, विदेशी मामले हैं तो देश ही देखेगा उसमें। अब उत्तर प्रदेश जाके थोड़ी कहीं समझौता करके आएगा कि अमेरिका में हम कोई समझौता करके आ रहे हैं, या फ्रांस में राफेल का समझौता करके आ रहे हैं, तो ये तो देश का मामला है। रेलवे आप जानते ही हैं, इंडियन रेलवे, हर जगह लिखा रहता है। इंडियन नीर, पानी आ गया है, इंडियन नीर 15 रुपये में बोतल मिलती है। ठीक है, बाकी एक ही अपवाद है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, निगम कर। इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। निगम कर, ये आपको देख के लग रहा होगा कि नगर निगम तो स्टेट में, स्टेट के अंडर में आना चाहिए, लेकिन नहीं, निगम कर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक ये अपवाद है। ठीक है, निगम कर एक अपवाद है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है इधर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए उसके बाद राज्य सूची में आते हैं। देखिए पुलिस, आपने सुना होगा पुलिस का फॉर्म निकलता है, अभी यूपीपी का पुलिस का फॉर्म निकला है। ठीक है, 60,000 वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, तो पुलिस तो जानते ही हैं, मध्य प्रदेश पुलिस, MP पुलिस, ठीक है, और यूपी पुलिस, इस तरह से पुलिस तो जानते ही हैं आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। उसके बाद देखिए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल जो होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल किसके अंडर में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। इसीलिए तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो आती है तो बोलते हैं हम अच्छे हॉस्पिटल बना देंगे। ठीक है, पुलिस प्रशासन को सुधार देंगे। तो जो लोक स्वास्थ्य होता है वो किसके अंडर में होता है? लोक स्वास्थ्य होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, लोक स्वास्थ्य किसके अंडर में है? ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। स्वास्थ्य किसके अंडर में? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो स्वस्थ रहना है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। देखिए उसके बाद कृषि जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, कैसे याद रखेंगे? आपने देखा होगा कभी भी राज्य में सर चुनाव होता है तो लोग क्या वादा करते हैं? हम आएंगे, कृषि जो है आपका जो लोन है कृषि का माफ़ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अखिलेश यादव हैं, या माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, मायावती जी हैं, या राहुल गांधी जी हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में चुनाव होता है, आपने देखा होगा, तो ये बात होती है कि हम आएंगे तो अपना जो है कृषि का आपका जो लोन लिया हुआ है आपने, उस पे उसको हम माफ़ कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कृषि जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तभी ऐसा कहा जा रहा है। कभी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में सुना है मोदी जी को कहते कि हम आ गए तो पूरे देश का कृषि का लोन माफ़ कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कृषि। ठीक है, चलिए पंचायती राज, प्रधानी का चुनाव, आप लोग सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानी का चुनाव आप लोग जानती हैं कितना बड़े पैमाने पर होता है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि जब प्रधानी का चुनाव यहाँ पर हो रहा हो उत्तर प्रदेश में, उसी समय प्रधानी का चुनाव मध्य प्रदेश में भी हो रहा हो। तो ये जो पंचायती राज होता है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, इसको प्रधानी से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए भूमि सुधार। देखिए कृषि अगर राज्य गवर्नमेंट के अंदर में है, कृषि पर लोन माफ कर रही है राज्य गवर्नमेंट, जब कृषि उसके अंडर में है, तो जिस भूमि पर वो कृषि हो रही है उसका सुधार भी तो उसी के अंडर में होगा। जब भूमि का सुधार ही नहीं करेंगे तो कृषि कैसे होगी? ठीक है, इसको याद याद रखिएगा। देखिए कारागार, आपको पता होगा PCS में डिप्टी जेलर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो डिप्टी जेलर की पोस्ट स्टेट PCS में है, तो कारागार जो होगा, जेल किसके अंडर में होगा? वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप।
कारागार जो है किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। अब देखिए दो चीज़ बड़ी अपवाद हैं, इनको आप लोग बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। रेलवे पुलिस और गैस। देखिए पुलिस शब्द का कोई चीज़ ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप सोच रहे होंगे कि रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन रेलवे पुलिस ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा? तो नहीं, रेलवे पुलिस जो है, पुलिस जहाँ पे भी आ गया शब्द ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक ये देखिएगा गैस, अगर आप पेट्रोलियम की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक गैस और इन गैस की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये एक अपवाद है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग विशेष तौर पे देख लीजिएगा। गैस किसके हाथ में है? गैस कुछ, ठीक है, गैस स्टेट के हाथ में। आप ऐसे याद रख लीजिए, पेट्रोलियम तो भाई पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल ये तो बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, इनसे गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली। बाकी गैस छोटी चीज़ है, दो ईंधन है, पेट्रोल डीजल और गैस। तो बड़ी जो चीज़ है पेट्रोल डीजल वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली, और जो छोटी चीज़ है गैस, ठीक है थोड़ा तुम भी ले लो, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है। तो गैस किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आइए अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इंटरफेरेंस हो, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। आर्थिक योजना। देखिए आर्थिक योजना मतलब क्या हुआ कि जिसमें लोगों को आगे बढ़ाया जाए, लोगों की तरक्की की जाए, आर्थिक सुधार किए जाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, लोगों के सुधार के लिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत थोड़ी है। दोनों को मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और दोनों को मिलकर लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगी, तो लोगों का ज़्यादा आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक योजना दोनों बनाएँगे, क्योंकि देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट पेश करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बजट पेश करती है, तो जाहिर सी बात है आर्थिक योजना दोनों के अंदर में होगी, मतलब समवर्ती सूची में। उसके बाद देखिए आपराधिक मामले, दोनों के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में भी है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आपने सुना होगा सीबीआई है, ठीक है, एनआईए है, ठीक है, रॉ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में आपने सुना होगा एसटीएफ वगैरह होती है, ठीक है, एसटीएफ होती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपराधिक मामले किसमें है? समवर्ती सूची में। अपराधी मामले किसमें है? दोनों में है, याद रखेंगे सीबीआई और एसटीएफ वगैरह से, ठीक है। फिर देखिए जनसंख्या नियंत्रण। अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है, कि जनगणना कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। लेकिन जनसंख्या पे नियंत्रण अब ऐसे थोड़ी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जनगणना करवा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जनसंख्या पे नियंत्रण करिए, ठीक है, कम बच्चे पैदा करिए, और सुविधा दे रही है कि दो जो जो 2 बच्चे पैदा करेंगे उसको हम सब्सिडी देंगे, उसको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान बनाएँगे, सरकारी नौकरी में छूट देंगे। बाकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है? अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग-अलग पार्टियों की हैं, ठीक है, तो पता चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट कह रही है नहीं, आप ज़्यादा बच्चे पैदा करिए तब हम आपको सरकारी नौकरी देंगे स्टेट गवर्नमेंट में, तब आपको सब्सिडी देंगे, तब आपको अनाज देंगे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का काम, जनसंख्या काउंट तो कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ठीक है भैया हमने काउंट करके बता दिया कितनी जनसंख्या है किसी स्टेट में और पूरे देश में, लेकिन इस जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम दोनों लोग मिलके करें, नहीं तो देश की तरक्की कैसे होगी। पता चले सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है जनसंख्या नियंत्रण करने में, स्टेट गवर्नमेंट अपना बढ़ा रही है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को अंडर में रखा गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने इस तरह से कभी पढ़ा होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत मानता हूँ, मैं आप लोगों के बड़े भाई जैसा हूँ, और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा। और बस आप लोग ऐसे मेरे साथ लग के पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों की नौकरी दिलवा के ही मानूंगा। इतनी मेहनत करूंगा ना आप लोगों के साथ में कि आप लोगों को अभी पता है कितने बज रहे हैं? इस समय बज रहे हैं 2, और आज है 31st। सब लोग पार्टी मना रहे हैं, सब लोग अपने बाबू सोना कर रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं कहाँ-कहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पता क्या कर रहा हूँ? मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरी पूरी टीम ने बैठ के, 4 लोगों ने बैठ के क्वालिटी कंटेंट, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड कंटेंट निकाल कर सारे नोट्स बनाकर तैयार किए, मुझे दिया, और मैं बैठ के, मेरे को 12 बजे मिला, और मैं 12 बजे से अभी तक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, और हम लोगों को अपना चैनल बड़ा करना है, चैनल को शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। हम मेहनत करिए, आप लोगों का आरओ पुलिस और पीसीएस में ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। पॉलिटी की तो चिंता छोड़ ही दीजिए आप लोग, फिलहाल आप लोग अदर सब्जेक्ट पढ़िए, पॉलिटी में करवा दूंगा आपकी। अब देखिए परिवार नियोजन। परिवार नियोजन भी उसी में आ गया, जनसंख्या नियंत्रण में। परिवार नियोजन, परिवार को अगर नियोजन करेंगे, कम जनसंख्या के लिए मोटिवेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है देश का विकास होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को निभाना पड़ेगा परिवार परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन, आर्थिक योजना, ये सब, ठीक है। फिर देखिए दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया देखिए समवर्ती सूची है, क्यों? दोनों के अंडर में आती है, ठीक है।
ऐसा थोड़ी है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई अपना नियम बना दे दंड देने का और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपना नियम बना दे कि भैया यहाँ अपराध करोगे 7 साल की सजा, यहाँ अपराध करोगे 2 साल की सजा। तो ये दोनों का मैटर है, ठीक है, दोनों के लिए एक जैसा होता है। तो दंड प्रक्रिया किस में आएगी? समवर्ती सूची में आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। दंड प्रक्रिया दोनों में क्यों आ रही है? क्योंकि दंड जो सीआईपीसी होती है, ठीक है, वो दोनों के लिए एक जैसी होती है, ठीक है। दंड प्रक्रिया दोनों के लिए एक जैसी है समवर्ती सूची में, ठीक है। अगर कुछ होगा तो दोनों लोग मिलकर इस पे डिसीजन लेंगे, जो नियम कानून होंगे पूरे देश के लिए समान होंगे, ठीक है। विवाह, विवाह की बात करें, अगर कोई विवाह करना चाहे, देखिए आप हाई कोर्ट में भी विवाह कर सकते हैं, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर विवाह कर सकते हैं। अगर आपको लव मैरिज करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए राज्य गवर्नमेंट भी आपको प्रमाणित कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमाणित कर सकती है, ठीक है। तो विवाह करने के लिए ऐसा नहीं है कि स्टेट में ही विवाह होगा अपने, आप और कहीं नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर हाई कोर्ट में आपको शादी करनी है, ठीक है, और वहाँ पे पता चले आपके जो लड़की पक्ष के लोग हैं पूरा घेरे हुए हैं और आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है वहाँ पे लोग पहले से उपस्थित हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर विवाह करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ दी गई हैं, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो विवाह क्या है? आप कहीं भी कर सकते हैं, स्टेट में भी कर सकते हैं, सेंट्रल में भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो विवाह क्या होगा? समवर्ती सूची में होगा दोनों के अंदर में, ठीक है। अब जब विवाह दोनों लोग करवा सकते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है तलाक भी दोनों लोग करवा सकते हैं, तो तलाक भी दोनों में आ गया, ठीक है। गोद लेना, अब जब विवाह हो गया, अगर तलाक हो गया तो ठीक है, तलाक नहीं हुआ तो दोनों लोग साथ में रहेंगे। अब खुद से बच्चे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी कारणवश अगर खुद के बच्चे नहीं हुए तो बच्चा गोद लेना पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है गोद लेना भी दोनों के अंडर में आएगा। अब ये थोड़ी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में शादी किया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो अनाथालय वहाँ से बच्चा लीजिए। तो वो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के अनाथालय से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनाथालय से भी। तो जो विवाह करवाएगा वही तलाक करवाएगा, वही बच्चा दिवाएगा। समवर्ती सूची में विवाह होगा, समवर्ती सूची में तलाक होगा, समवर्ती सूची में गोद लेंगे। समवर्ती सूची में क्यों होगा? क्योंकि स्टेट में भी शादी कर सकते हैं और आप सेंटर में भी शादी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं विवाह। अगर स्टेट में आपको दिक्कत हो रही है, लड़की या लड़का पक्ष थोड़ा मजबूत है, आपको दबाव बना रहा है, आप सेंट्रल में जाके करिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके करिए, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत, विद्युत की बात करें, देखिए राज्य सरकार भी अपने कारखाने लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने कारखाने लगाती है, ठीक है। तो बिजली की ज़रूरत राज्य सरकार भी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल रही है, तो बिजली की ज़रूरत, विद्युत की ज़रूरत तो दोनों गवर्नमेंटों को है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसको समवर्ती सूची में रखा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों गवर्नमेंट को बिजली की ज़रूरत है, ठीक है, विद्युत की ज़रूरत है, कारखाने लगा रहे हैं अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार देश के बारे में सोचेगी, राज्य सरकार राज्य के बारे में सोचेगी, ठीक है। जानवरों पर क्रूरता, अब एक बात बताइए, जानवरों पर क्रूरता हो रही है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई नियम बना रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी क्या कि जानवरों पर क्रूरता हो रही है? भैया स्टेट गवर्नमेंट संभाले, उनके अंडर में हम कुछ नहीं करेंगे। या सेंट्रल गवर्नमेंट जानवरों की क्रूरता के लिए पेटा और तमाम सारी चीज़ें संस्था बना के रखी है, स्टेट गवर्नमेंट देखती रहे? तो दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। जानवरों को क्रूरता हो रही है तो समवर्ती सूची में है, दोनों लोग देखेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, पहले जो सब्जेक्ट होते हैं शिक्षा, वन और वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, ये पहले क्या थे? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में थे, मतलब कि राज्य सूची के अंडर में थे। लेकिन बाद में देखा गया कि यार शिक्षा पर तो, शिक्षा आपको नहीं लग रहा शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि भाई तभी तो पूरे देश का विकास होगा। पता चल रहा है राज्य गवर्नमेंट तो बहुत मेहनत कर रही है लोगों की शिक्षा के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है, ठीक है। फिर वनों की, हमारे दिन दिन पे दिन वन घटते जा रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, वन दिन पे दिन खत्म हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है वन को बचाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है। फिर वन्य जीव, अब वन जहाँ आ गया वहाँ वन्य जीव की भी बात आ गई, तो वन्य जीव को बचाने के लिए पता चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट पूरी मेहनत कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। तो पूरे देश की शिक्षा का विकास कैसे होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंटें मिल के काम करेंगी। तो ये शिक्षा, वन और वन जीव और पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, ये एक ऐसे विषय हैं जो पहले स्टेट गवर्नमेंट में थे, याद रखिए, ठीक है। शिक्षा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ये ऐसे विषय हैं जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिससे प्रस्तावना में 3 शब्द चेंज हुए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसी में, इसी 42वां संविधान संशोधन में ये परिवर्तन भी किया गया कि जो राज्य सूची के ये 3 विषय हैं, शिक्षा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है।
क्यों डाल दिया गया मैंने बता ही दिया। शिक्षा ऐसा विषय है, पूरे देश को हमको शिक्षित करना है, आगे बढ़ाना है, दोनों गवर्नमेंटों को मिलकर काम करना पड़ेगा। वन की बात करें, वन हमारे दिन पे दिन कम हो रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए हमको पूरे दोनों लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जहाँ वन की बात आ गई वहाँ वन जीव संरक्षण की बात आ गई। अब देखिए, शिक्षा तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, क्योंकि भाई शिक्षा तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको तो समवर्ती सूची में होना ही होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा को कि भाई दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करे, देश की शिक्षा आगे बढ़े। यूसीजी का चुन है, यूसीजी है जहाँ नेट जीआरएफ करवाता है, नीट का एग्जाम है, ठीक है, आईआईटी जेई का एग्जाम है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है, एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपको याद रहेगा शिक्षा दोनों के पास है। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बीए का कोर्स करा रही है, एमकॉम का कोर्स करा रही है, तो दोनों के पास है। वन की बात करें, देखिए अभी वन दरोगा की वैकेंसी आई, स्टेट गवर्नमेंट से आई, ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट अगर वन दरोगा निकाल रहा है तो सेंट्रल जो है आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस निकाल रहा है, ठीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट होती है आईएएस वाली पोस्ट के, ठीक है, उसी के साथ आती है ये। तो वन में आप याद रख लेंगे, ये भी वन के अधिकारी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये भी वन दरोगा निकाल रहे हैं। शिक्षा में ये भी नीट और जेई एडवांस के एग्जाम करवा रहे हैं, और शिक्षा में ये भी जो है पुलिस दरोगा के एग्जाम करवा रहे हैं, लेखपाल के एग्जाम करवा रहे हैं, वीडियो वीपीओ के एग्जाम करा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम करा रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम करा रहे हैं। तो शिक्षा भी दोनों के अंडर में है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इतना अच्छा से आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर 8वीं अनुसूची पे हम लोग आ गए, ठीक है। तो वही हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था स्लैब, SLAP, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 7वां तो पढ़ लिया अभी, ठीक है। इसमें शेड्यूल पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। एल से क्या है, एल से है लैंग्वेज, ए से है नो अमेंडमेंट, पी से है प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन, रोकना दल बदल से, या तो एक तरीका है, या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया, 7 से शक्तियों का बंटवारा, साथ नहीं रहना, अलग होना है। 8 से भाषा का ठाठ, 9 से नो संपत्ति नो संशोधन, 10 से बहुत हुआ बस, अब होगा दल बदल, ठीक है। तो 8 में क्या है, 8 भाषा का ठाठ। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मूलतः, तो मूलतः जो है 14 भाषाएं थी पहले, ठीक है। पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी मूलतः। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ संशोधन हुए जिनकी वजह से 14 से भाषाएं बढ़कर, ठीक है, 8 भाषाएं और बढ़ गई और 22 भाषाएं हो गई। तो वही हम देखेंगे कौन कौन से संशोधन हुए और कब हुए। अगर हम बात करें संशोधन की, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई है, हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, कौन सी भाषा, सिंधी। याद रहेगा, हिंदी से मिलती जुलती है सिंधी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, 1992 में क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ, 3 भाषा जोड़ी गई, कौन सी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है। ये भाषा आप याद रखेंगे, णी णी आ रहा है, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ठीक है, 3 भाषा है, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप अगर फिर 2003 में देखेंगे तो 92वां जो है संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ, 4 भाषा को जोड़ा गया, पहले एक, फिर एक में 2 बढ़ा के 3, फिर 3 में 1 बढ़ा के 4, ठीक है, रीजनिंग की तरह है, 1 3 4, ठीक है, ऐसे जोड़ा गया। फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। इसको मैंने क्या कैसे याद रखा है, एक थाली में मैथिली, ठीक है, ठीक है, एक थाली में मैथिली ली और जाके उसको बो दिया, ठीक है, और डोगरी में जाके बो दिया, ठीक है। डोगरी मतलब एक जगह का नाम है, ठीक है, डोगरी में जाके बो दिया। तो थाली में मैथिली, ठीक है, तो ये थाली हो गई, ये थाली हो गई, मेथी ये हो गई, और डोगरी जगह का नाम है, और बोडो माने बो दिया। ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक रहता है, थाली और मेथी, डोगरी एक जगह है, और बोडो, ठीक है। ये मेरा तरीका, आप ऐसे एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, ठीक है। कब हुआ है, 2003 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 9वें संशोधन संविधान संशोधन की बात करते हैं। नो मतलब नो संपत्ति नो संशोधन, हम लोगों ने पढ़ा ही था। यहाँ पे 9वें नंबर पे अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट, नो संपत्ति, नो से नो संपत्ति, नो अमेंडमेंट, नो संपत्ति नो संशोधन, ठीक है। अब देखिए आया कैसे, हमने पढ़ा ना, मूलतः 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या हुआ, अब 9वीं से संशोधन होकर आ रही है। मूलतः 8 थी, ये संविधान जब बना तभी थी। उसके बाद 4 बढ़ के 12 हुई, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। वो 4 कैसे बढ़ रही हैं, तो 9वीं जो अनुसूची है वो कैसे बढ़ी, जो पहला संविधान संशोधन हुआ संविधान में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का जो पहला संविधान संशोधन है 1951 में हो रहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समय, तो उसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है।
अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि कैसे नवी 9वीं जो अनुसूची है वो आई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो अगर विषय की बात करें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नो मतलब नो संपत्ति, नो संशोधन। तो 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया है, पहला, ठीक है? और दूसरा हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा नो संपत्ति, ठीक है? तो संपत्ति नहीं रहेगी, ठीक है? संपत्ति के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? नो संशोधन, ठीक है? तो इसमें इस अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट डाल दिए जाएँगे, जो भी विषय डाल दिया जाएगा या जो भी मैटर डाल दिया जाएगा, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची क्या है कि 9वीं अनुसूची में कुछ भी आपने डाल दिया तो न्यायालय में कोई चुनौती नहीं हो सकती, कोई उसको जाके चुनौती नहीं दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट कब तक चल रहा था? 2007 तक यही कॉन्सेप्ट चल रहा था। सबको यही पता था 2007 तक कि ऐसा होता है कि भाई 9वीं अनुसूची में कुछ डाल दो तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट 2007 में केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आई.आर. कोहेलो, ये याद रखिएगा, कोहेलो, ठीक है? आई.आर. कोहेलो के बनाम तमिलनाडु केस हुआ। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब? अगर वो संविधान में फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ठीक है, इनका अगर उल्लंघन कर रहा हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 मतलब फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन कर रहा है, ऐसी चीज, ऐसा थोड़ी है कि 9वीं अनुसूची में कुछ डाल दो तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पता चला आपने कोई ऐसी चीज डाल दी कि इनके साथ भेदभाव करो, इनको सरकारी नौकरी मत दो, ठीक है, इनके साथ ये करो, कोई गलत चीज आपने डाल दी, फिर न्यायालय में चुनौती भी नहीं हो सकती, फिर तो वैसा पड़ा रहेगा, लोगों के साथ साथ आप अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुसूची में कुछ भी डाल दिया तो चल जाएगा, नहीं। न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा के अंडर में रहेगा, हम न्यायिक समीक्षा करेंगे, अगर वो ठीक चीज है, उससे किसी का कोई घाटा नहीं हो रहा है, कुछ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और बस 2-3 और बचे हैं, ठीक है? 12 अनुसूचियाँ 9 तक हो गई, 3 और बची हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख रहे हैं 10वीं अनुसूची। 10 में हमने क्या किया? 10 में बस बहुत हुआ, अब होगा दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है? दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में उपबंध है कि देख कैसे दल बदल होगा और दल बदल होगा कि नहीं होगा, और उसमें कोई दल बदल करेगा तो उसका क्या प्रावधान है, क्या दंड है, वो लिखा गया है, ठीक है? दल बदल के बारे में। ये कब हुआ? ये 92वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, उसके तहत इसको बनाया गया, ठीक है? कब हुआ? 92वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल के इस कानून को, इस अनुसूची को इंक्लूड किया गया, ठीक है? फिर चलिए बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11 में हमने क्या पढ़ा है? 11-12 में पीएम, ठीक है? 11-12 में हमने क्या पढ़ा है? पीएम। पहले पंचायती राज क्योंकि गांव पहले बने, फिर म्युनिसिपैलिटी क्योंकि शहर बाद में बने, ठीक है? तो 11 में क्या है? पंचायती राज, तो पंचायतों के अधिकार हैं, ठीक है? तो ये कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992, ये याद रखिएगा, सन बहुत पूछता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको पंचायती राज को, ठीक है, शामिल किया गया 11वीं अनुसूची में, ठीक है? 11वीं अनुसूची बनाई गई। अगर इसके सब्जेक्ट की बात करें, इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है? 29 विषय हैं, ठीक है? याद रहेगा। फिर 12वीं की बात करते हैं, आइए। अब 12वें में क्या होगा? जाहिर सी बात है, 12वां में क्या होगा? 12वें में नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। हम लोगों ने पढ़ा ही, पीएम पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी, तो नगर पालिका है, शहरी निकाय है, ठीक है? ये कब हुआ? 73वें के बाद ठीक अगला जो संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही हुआ, ठीक है? और इसको जो है 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है? इसमें क्या शहरी निकाय है, विषय कितने? 18 विषय हैं। अब इसमें 2 चीज़ याद करने लायक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कहीं-कहीं आपको ये 1993 मिलेगा, ठीक है? ये भी 1993 मिलेगा और ये भी 1993 मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या हुआ? अगर अधिनियम की बात की जाए तो अधिनियम वास्तव में पास हुआ था 92 में, अधिनियम पास हुआ था 92 में, लेकिन लागू हुआ 1993 से, लागू हुआ 1993 से, ठीक है? तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में अधिनियम ऐसे लिख के दे दे, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 92 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान अधिनियम कब हुआ? 92 में हुआ। पूछे लागू कब हुआ? तब 93 करिएगा। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में 92 ही आता है, उसको टिक करिएगा, या तो दोनों में कोई एक ऑप्शन ही रहेगा, उसको टिक करिएगा। लागू पूछेगा तब 93, ठीक है? अब देखिए सब्जेक्ट याद करते हैं। देखिए, अगर हम गांव की बात करें तो 29 विषय हैं, और शहरी निकाय वाले की बात करें तो 18 विषय हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, गांव में ज़्यादा विविधता होती है, गांव से ही धीरे धीरे शहर विकसित हुए हैं। शहर में हर चीज़ पास है, कम विविधता है, कम चीज़ें हैं, हर चीज़ों की जगह। देखिए, गांव में खेल कूद के लिए बहुत सारे खेल हैं, गिल्ली डंडा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप
पेड़ों की हवा ले सकते हैं, आप झूला झूल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत विविधता है गाँव में। शहरों में सीमित चीज़ें हैं, वही घुमा-फिरा कर मोबाइल, वही घुमा-फिरा कर पीवीआर, बस इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है गाँव में विविधता ज़्यादा है, ठीक है? पेड़ों की विविधता की बात करें, तालाबों की विविधता की बात करें, मतलब जीव-जंतुओं की विविधता की बात करें, ठीक है? तो हर चीज़ में विविधता ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ विविधता ज़्यादा रहेगी, वहाँ विषय ज़्यादा होंगे। तो यहाँ कितने 29 विषय हैं और यहाँ कितने 18 विषय हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी और यहाँ पर हमारा वीडियो का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है और आप उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करिए। मैं क्वेश्चंस आंसर क्यों करवाता हूँ? मैं चाहूँ तो थ्योरी पढ़ा के ही छोड़ दूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको पता चले आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है और आप और ध्यान से पढ़ें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। देखिए इतनी रात को मैंने कहा ना 2 ढाई बज रहे हैं और आज 31st है, ठीक है? और मतलब 1 तारीख हो गई आज, 31st पूरा हो गया, आज 1 तारीख हो गई, ठीक है? और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके बस अपना प्यार दिखा दिया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जिस दिन वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, उस दिन मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया आज, ठीक है? और मैं मेहनत कर रहा हूँ कि रोज़ एक वीडियो डाल दूँ और आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हों। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके पॉलिटी एकदम मत पढ़िए, केवल मुझसे पढ़िए और मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? और चलिए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप सभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लव यू एवरीवन, ठीक है? जितने भी मेरे भाई-बहन देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा कितने मज़ा आएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए बोला है कि कौन-सा किससे है, ठीक है? कौन-सा किसमें है, ठीक है? अब देखते हैं हम देखिए पहले हम जो आसान-आसान उसको देख लेते हैं। अष्टम मतलब 8, 8 में क्या है? 8 भाषा का ठाठ, 8 हो गया। 9, नो संशोधन और नो भूमि मतलब नो संपत्ति, ये हो गया, ठीक है? फिर चौथा और छठा बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको स्पोर्ट से। SPORTS 4 नंबर पे क्या है? आर है मतलब राज्यसभा, तो चौथा क्या हो गया? राज्यसभा हो गया, ठीक है? फिर क्या पूछा है? षष्टम मतलब 6, 6 नंबर पे क्या है? एस स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स, तो 6 नंबर पे क्या हो गया? स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स, किनके? जनजातीय क्षेत्रों का। कौन-कौन से हैं? अम्मे, अम्मा से मैंने क्या कहा? अम्मे मित्र, अम्मे मित्र क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा करती है? कौन सी करती है? स्पोर्ट्स में आपने पढ़ा ही, पहले ही नंबर पे जो होती है एस से ही स्टेट होता है, तो पहली अनुसूची करती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है बहुत सारे, इसमें जो आसान-आसान है वो देख लेते हैं पहले। 8 भाषा का ठाठ, ठीक है? नो संपत्ति, नो संशोधन, ठीक है? संपत्ति, नो संशोधन विधि मान्य नहीं होगा, ठीक है? विधि मान्यकरण कुछ अधिनियम होगा। 10 बहुत हुआ, अब होगा दल-बदल, ठीक है? उसके बाद क्या है? 7 नहीं चाहिए, 7 होगा शक्तियों का विभाजन, तो 7 में 7 नहीं चाहिए, विभाजन चाहिए, तो ये रहा शक्तियों का विभाजन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे आपकी अगर थ्योरी कंप्लीट है तो कितनी आसानी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किस चीज़ के बारे में है। चौथी अनुसूची SPORTS, ठीक है? 6 तक यहाँ है ना, तो चौथे नंबर पे आर है, राज्यसभा। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। भूमि राज्य भूमि सुधार अधिनियम किसके अंदर में है? भूमि सुधार यानी संपत्ति की बात हो रही है, नो संपत्ति नो संशोधन, ठीक है? चलिए इसमें देखते हैं। 7 नहीं चाहिए, 7 होगा विभाजन, ठीक है? नहीं चाहिए 7 होगा विभाजन, तो विभाजन संघ राज्य और संवर्ती सूची में। 8 भाषा का ठाठ, ठीक है? नो संपत्ति नो संशोधन विधि मान्यकरण, ठीक है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10 में क्या है? 10 बहुत हुआ, बस अब होगा दल बदल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो जानते ही आप लोग, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में जोड़ी गई थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय मतलब प्रधानमंत्री थे। देखिए आइएस का क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखिए कोहिलो केस भारत में कब हुआ? मैंने बताया ना कि 2007 तक ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसमें संविधान संशोधन नहीं होगा। लेकिन कोहेलो केस में क्या हुआ था? कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2007 में कि ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुसूची में कुछ भी डाल दोगे तो चल जाएगा। फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा होगी, ठीक है? तो किसके बारे में है ये? किस अनुसूची के बारे में कहा था? 9वीं अनुसूची के बारे में कहा था, क्योंकि इसी में तो कुछ भी डालते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन, देखिए आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन दोनों गवर्नमेंटों को करने की जरूरत है, तभी तो भारत का विकास होगा।
तो बजट कौन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लाता है, तो जाहिर सी बात है समवर्ती सूची में होगा। जानवरों के प्रति क्रूरता, तो आपने हम लोगों ने डिस्कस किया था जानवरों के प्रति क्रूरता। ऐसा थोड़ी है कि स्टेट गवर्नमेंट जानवरों के प्रति क्रूरता को बचाने के लिए कुछ कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है जानवरों पर क्रूरता हो रही है, तो दोनों लोग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में पेटा और बहुत सारे ऐसे जो हैं इंस्टीट्यूट हैं जो जानवरों की क्रूरता पर ध्यान रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची में होगी, ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का है पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल टेलीविजन होते हैं, रेडियो 8 FM सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। विदेशी मामले सेंट्रल गवर्नमेंट, आपराधिक मामले हम लोगों ने पढ़ा था ना, सीबीआई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास एसटीएफ है, ठीक है, आपराधिक मामलों के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सब, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे भाइयों बहनों प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। आपको कुछ जाता थोड़ी है कमेंट करने में, मुझे अच्छा लगता है, मैं और वीडियो बनाता हूँ और मोटिवेट होता हूँ। और ये हमारी मेहनत, ये देख रहे हैं इतने रात को हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि कल आपको वीडियो दे सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर इट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, हमने कहा ना हॉस्पिटल किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। तो सम क्या क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही है, हॉस्पिटल किसके अंडर में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, ठीक है। जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, संघ सूची के अंडर में है। राज्यों के सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची में है, राज्यों की सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची में भी देख लेते हैं। दल बदल 10वीं अनुसूची में, हम लोगों ने पढ़ा 10 बहुत हो गया, बस अब दल बदल होगा, ये सही है। ये राज्यों की सीटों का बंटवारा देख लेते हैं। स्पोर्ट्स SPORTS चौथे नंबर पे है, चौथे अनुसूची में होगा, दूसरी अनुसूची दिया हुआ गलत होगा, ये यही आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यही आंसर होगा। ये गलत दिया हुआ है, ये किसमें? चौथी अनुसूची में, जबकि यहाँ दूसरा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची कृषि, खेती कौन करेगा? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यही तो कृषि लोन माफ़ करते हैं। पुलिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, ठीक है। और रक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है इस समय। शिक्षा, भाई शिक्षा तो जानते ही हैं आप, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें कृषि वन और वन जीव जो हैं उनको किस में डाल दिया गया था? स्टेट गवर्नमेंट से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि शिक्षा पर तो दोनों गवर्नमेंटों को प्रयास करने की जरूरत है, तभी हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से इसकी वजह से क्या हुआ? प्रस्तावना में 3 शब्द चेंज हुए, कौन कौन से? आप लोग नीचे कमेंट करिए, अब मैं नहीं बताऊंगा बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? नीचे कमेंट आप लोग करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों को सम्मिलित करना है, ठीक है। कौन किस में है? वन, वन किस में है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये देखना है। वन जानते ही हैं, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है, वन दरोगा स्टेट गवर्नमेंट निकालता है, ठीक है। तो दोनों में आएगा समवर्ती सूची, सही है। शेयर बाजार गलत है, समवर्ती सूची में नहीं है। शेयर मार्केट दलाल स्ट्रीट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नाम में ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल का है, तो ये गलत दिया हुआ। डाक जानते ही हैं इंडियन पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जन स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो राज्य गवर्नमेंट के अंदर में होता है, तो ये बी नंबर जो है यही गलत दिया हुआ है। शेयर बाजार जो होता है वो संघ सूची के अंडर में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। देख रहे हैं कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? इनको सम्मिलित करना है आपस में, ठीक है। चलिए देखते हैं। केंद्र सूची के अंदर में जनगणना आ गई, राज्य समवर्ती सूची के अंदर में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों को करने की जरूरत है, ठीक है, समवर्ती सूची में है, ठीक है। राज्य सूची में पुलिस आ गई, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान ये एक अपवाद है, ठीक है, ये विशिष्ट विषय है, ठीक है। मतलब अवशिष्ट विषय है अंतरिक्ष अनुसंधान, क्योंकि पहले इतना अंतरिक्ष अनुसंधान पे ध्यान नहीं देते थे, बाद में धीरे धीरे ध्यान देने लगे जब बड़े बड़े वैज्ञानिक आए जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, ये सब, तो इसको अवशिष्ट विषय में रख दिया गया, ठीक है। इसको, ये थोड़ा अपवाद है, देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन 3 ऑप्शन आपने सही कर दिए, वैसे भी ये क्वेश्चन सही हो जाता, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अवशिष्ट विषय है, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए रहते, 3 आपको पता चल ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल दिया गया? दल बदल 10वीं अनुसूची में 10 बहुत हुआ, बस अब होगा दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 7वीं अनुसूची संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है?
सातवीं सूची में संघ में नहीं है, कौन कौन सा संघ में? बीमा तो है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC वहाँ इंडिया आ गया। बैंकिंग, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है 10 साल में। गैस मैंने बताया था ना, पेट्रोलियम बड़ी चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख ली। स्टेट छोटा ईंधन है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गैस, ठीक है। तो संघ सूची में नहीं है, ये स्टेट में है, ठीक है। PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। गैस किस में? स्टेट गवर्नमेंट में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची: रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह, सेंट्रल गवर्नमेंट; रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट; विदेशी मामले, सेंट्रल गवर्नमेंट; कृषि, स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि कृषि लोन जो है देखे ही होगा आपने चुनाव में, स्टेट गवर्नमेंट माफ करती है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग थ्योरी तैयार करते हैं ना, 4-5 लोगों की टीम लगी हुई है, इसमें सेलेक्टेड लोग भी हैं और बहुत मेहनत से तैयार होता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होते हैं। आप किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लीजिएगा, जैसी थ्योरी हम लोग आपको दे रहे हैं ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी, बड़े से बड़े चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ठीक है, राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ठीक है, शिक्षा संवर्ती सूची है, क्योंकि शिक्षा का विकास दोनों को करना चाहिए, तभी देश का विकास होगा, ठीक है। विद्युत, दोनों भाई कारखाने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगाने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी लगाने हैं। वन, आईओएफ की आईओएफ की पोस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। वन दरोगा की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट निकालती है वन दरोगा की पोस्ट, दोनों में है। जो रेलवे पुलिस है, मैंने बताया ना, पुलिस शब्द जहाँ पे भी आ जाएगा वो स्टेट के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? राज्य सूची, यही आ गया पहले ही, रेलवे पुलिस, पुलिस शब्द आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। पुलिस जहाँ पे भी आ जाएगा पुलिस शब्द तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना पूर्वावलोकन, ना लूसेंट, ना एम लक्ष्मीकांत, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जो पढ़ा दिया, थ्योरी भी पढ़ा दे रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक को। जब भी आपको रिवीजन करना होगा एग्जाम के समय, चैनल पे आइएगा, वीडियो को फास्ट मोड में लगा के आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के PDF के लिए मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ, टीम से बात कर रहा हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी PDF भी आपको किसी ना किसी फॉर्म में दे सकें। PDF देने का रीज़न, ना देने का रीज़न ये है, PDF देंगे, वो PDF इधर उधर बहुत सारे ग्रुपों में कॉपी हो जाएगी, बहुत सारे चैनल वाले उसी PDF से पढ़ाने लगेंगे। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि PDF ऐसी इस तरह से दिया जाए आपको, ठीक है, ताकि वो PDF कहीं इधर उधर बट ना पाए, केवल आप लोग पढ़ पाएं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। PDF हम लोग जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, प्रधानी का चुनाव राज्य गवर्नमेंट करवाएगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, संवर्ती सूची में शामिल है। संवर्ती सूची, ठीक है। दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया दोनों की होती है, ठीक है, दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ की दंड प्रक्रिया कुछ और, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ और, दोनों जगह समान न्याय मिलता है, इसलिए दंड प्रक्रिया संवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। बाकी अगर कारागार की बात करेंगे, डिप्टी जेलर की पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट, लोक स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दंड प्रक्रिया ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेदन, गोद लेना, मैंने बताया ना, विवाह आप स्टेट में भी कर सकते हैं, सेंट्रल में भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत में है। किसमें है ये? विवाह, विवाह संवर्ती सूची में, हम लोग पढ़ चुके हैं विवाह के बारे में। विवाह संवर्ती सूची में, कहीं भी शादी करिए, जहाँ मन वहाँ, जहाँ मन वहाँ तलाक लीजिए, जहाँ मन वहाँ गोद लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट से अनाथालय से गोद लीजिए, या राज्य गवर्नमेंट के किसी अनाथालय से गोद लीजिए, इट्स योर चॉइस। भूमि सुधार, भूमि सुधार किसका विषय है? देखिए, भूमि सुधार उसी का होगा जिसका कृषि होगा। कृषि लोन कौन माफ कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट माफ कर रही है, तो भूमि में सुधार भी वही करेगी, क्योंकि कृषि उसको करना है, तो राज्य सूची हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन और पंचकार शून्य घोषित किया जा सकता है? इसमें कौन सा है? 5वीं अनुसूची है, देख लेते हैं। SPORTS, 5वें नंबर पर TRT में क्या है? ट्राइबल्स के लिए है, ठीक है, ट्राइबल्स का विशेषाधिकार है, 5वीं अनुसूची हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। संविधान की अनुसूची 6 निम्नलिखित में कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? 6 में क्या है? स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स, उसमें क्या है? मैं अपनी हम लोग अपनी मम्मी से क्या कहते हैं? अमे मित्र, अम्मा मेरा मित्र है ये। वो लड़का आता है तो अम्मा कहती हैं कि ये तो इधर का नहीं लग रहा है, ये तो पूर्वोत्तर भारत का लग रहा है, तो हम क्या कहते हैं? अम्मा ये मेरा मित्र है। अम्मे मित्र यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। दीवाने हो जाओगे आप लोग कुछ दिन में हमारे चैनल के और हमारे, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट पढ़ के तो मज़ा ही आ जाता है। आप लोग जो बोलते हैं, सर आपकी भाषा बहुत अच्छी है, सर आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग सब लोग मेरे भाई बहन जैसे हैं। लव यू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
बस अब खत्म ही होने वाला, ज़्यादा नहीं है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है? अम्मे मेरा मित्र है ये, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यही बी नंबर सही होगा, ठीक है। इसमें बिहार दिया, उत्तराखंड दिया, नागालैंड दिया, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू है? जाहिर सी बात है, त्रिपुरा दिख रहा है। अम्मे मित्र है मेरा, अम्मे मेरा मित्र है, दिख रहा है, त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची हम लोगों ने 11-12 पढ़ा है ना, PM, ठीक है। पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, तो 11वीं किससे है? पंचायती से है, ठीक है। पंचायती राज आंसर हो गया। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं में क्या है? पंचायत। 12वीं में क्या है? म्यूनिसिपलिटी यानी शहरी। गांव में ज़्यादा विविधता 29, शहर में कम विविधता 18, 29 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और आज हम लोगों ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ के आपको मज़ा आ गया होगा। और हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोग वीडियो को और चैनल को खूब शेयर किया करिए, ताकि हमारा चैनल और बड़ा हो, हम लोग और सुविधा लाएँ, अपने चैनल को और बड़ा करें और अपनी टीम और बढ़ाएँ और हम लोग और प्रोग्रेस करें, आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो प्लीज़ आप लोग नीचे वीडियो में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।